Hello students, this video is brought to you by Jack Angela School, Shivpuri. I am Ankita Jha, your science teacher. This video is on chapter 9, Force of class 8th. So, we do many jobs in our daily life like lifting things, moving things from one place to another, cutting objects, etc. हम अपने डेली लाइफ में बहुत से काम करते हैं, जैसे कि चीज़ों को उठाना, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, चीज़ों को काटना और भी अलग अलग काम। ये सब काम करने के लिए हमें अपना कुछ एफ़र्ट उसमें डालना पड़ता है, हमें उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। होली के फेस्टिवल के टाइम पर जब आप किसी पे बलून, पानी से भरे स्मॉल बलून फेंकते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर, तब आप ये बात नोटिस करेंगे कि जब वो बलून आपके दोस्त को टच करता है तो वो बलून मतलब कि नहीं फूटेगा। अगर बलून को हल्के से अपने फ्रेंड की बॉडी से टच करेंगे तो वो फूटेगा नहीं, लेकिन वही उसी जगह पे अगर आप उस बलून को कुछ मेहनत लगा के, कुछ एफर्ट लगा के अपने फ्रेंड्स पे फेंकें तो बलून ब्रस्ट हो जाता है, उसमें से सारा पानी इधर उधर स्प्लैश हो जाता है। जब हम तैरते हैं तो उस समय पे हम पानी को अपने पीछे धकेलते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसमें भी हमारी मेहनत लगती है। जब हम कोई दरवाजे खोलते हैं तो हम डोर हैंडल को पुश करते हैं, या फिर जब उसे बंद करते हैं तब भी। हम दरवाजे के हैंडल को अपने हाथ से पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं। While playing football, you hit the ball with some effort. जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप बॉल को मेहनत से, एफर्ट से हिट करते हैं। So in our daily life we observe that some effort is required to make a stationary object into motion. मतलब कि हमें ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी हर रोज़ की दिनचर्या में चीज़ों को मूव करने के लिए हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है। किसी चीज़ को मूव करने के लिए या फिर किसी चीज़ को रोकने के लिए, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है। ये जो एफ़र्ट है वो या तो हम यूज़ कर सकते हैं पुश करने के लिए, मतलब धकेलने के लिए आगे की ओर, या फिर पुल करने के लिए, मतलब खींचने के लिए। पुश और पुल करना ये एक तरीके का फोर्स होता है। फोर्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। फोर्स हमारे दुनिया का, हमारे वर्ल्ड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज़ फोर्स वाइल वी वर्क एंड प्ले। हम फोर्स का यूज़ करते हैं जब हम काम करते हैं, जब हम खेलते हैं। फोर्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर फोर्सेस हैं। वी यूज़ फोर्स वाइल वी वर्क एंड प्ले। हम फोर्स का यूज़ करते हैं जब हम पढ़ते हैं या खेलते हैं। सो इन अ सिंपल वे, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। मतलब कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो पुश या फिर पुल होना, हमारी बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं फोर्स। द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज़ पुशेज और पुल्ड इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी पुश होती है या फिर पुल होती है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं मूव कर सकता है, उसे फोर्स की ज़रूरत होती है पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, हम इसे सिर्फ जज कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट से, जो कि प्रोड्यूस होता है उसके बॉडी, मतलब कि उसके बॉडी पे जो, मतलब जब उसकी बॉडी मूव करती है तो उसके सराउंडिंग पे जो इफेक्ट होता है उससे हम सिर्फ उसे जज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। फर्स्ट, अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। फोर्स अगर कोई पोजिशन में रखा हुआ है रेस्ट पोजिशन में तो उसे मूव कर सकता है। वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके उसे मूव कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड को पुश करते हैं तो वो मतलब कि तब वो गिरने लगती है या फिर गिरने लगता है। टू पल्क एन एप्पल फ्रॉम द ट्री, यू पुल द एप्पल टुवर्ड योर सेल्फ। जब आप सेब तोड़ते हैं किसी पेड़ से तो आप सेब को अपनी ओर खींचते हैं। Also, a ball at rest on ground start moving when hit by a hockey stick. उसी तरीके से ज़मीन पे रखा हुआ एक बॉल मूव करना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसे किसी हॉकी स्टिक से हिट करते हैं। फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो कर सकता है या फिर उसे कम्प्लीटली स्टॉप कर सकता है।
A ball is stopped by a player by applying force in the direction opposite to the that ball. मतलब कि मान लीजिए कि आपकी और कोई बॉल आ रही है, तो आप उसे हाथ से पकड़ लेते हैं, आप उसका मोशन को रोक देते हैं. The force applied by the lady makes the moving child stop. लेडी बच्चा दौड़ रहा है तो लेडी आके उसको रोक लेती है, तो वो उसके मोशन को रोक देती है. When you apply force on the brakes of a moving car, its speed slow down और the car is stopped. जब आप मतलब कि आप जब गाड़ी चलाते रहते हैं तो ब्रेक पे पैर रखते हैं तो वो उससे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है और फिर रुक जाती है. So a force can stop a moving body or can reduce the speed of the moving body. इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, मूविंग बॉडी की फोर्स मतलब कि बॉडी को रोक सकती है, उसकी गति को स्लो कर सकती है. फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. फोर्स किसी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने में हेल्प कर सकती है. कैसे? व्हेन यू पुश द चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग विच फोर्स इज टू स्विंग फास्टर. अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो अगर आप उसके झूले को पुश करेंगे तो वो बच्चे का जो झूला है उसका स्पीड जो है वो तेज़ हो जाता है और बच्चा तेज़ी से झूलने लगता है. When we apply more force on the pedal of moving bicycle, it move faster. जब हम साइकिल चलाते रहते हैं और हम साइकिल के पेडल पे ज़्यादा फोर्स लगाने लगते हैं, ज़्यादा ताकत लगाने लगते हैं, तो जो साइकिल है वो ज़्यादा तेज़ चलने लगती है. When a football player hits the moving football, the ball starts moving faster. जब फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल खेलते समय बॉल को हिट करता है, जब वो बॉल खुद ही मोशन में है उस समय पे, तो जो वो बॉल है उसका जो मोशन है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और बॉल और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लगती है, मतलब उसमें और भी ज़्यादा फोर्स आ जाता है और वो और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगती है. सो बाय अप्लाइंग मोर फोर्स, मतलब इसका मतलब यही है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की गति को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. हम फोर्स से किसी मूव करते हुए बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. कैसे? फोर्स ऑलवेज हैज़ सम डायरेक्शन. फोर्स का हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होता है. When a football player hits the ball coming towards him, अगर फुटबॉल प्लेयर उसकी तरफ आने वाले बॉल को हिट करता है तो जो बॉल है, जब फुटबॉल किसी प्लेयर जब प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है उसकी तरफ आने वाले बॉल को, तो वो बॉल जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी तरफ जाने लगता है. मतलब जिस तरफ भी वो फुटबॉल प्लेयर उसे हिट करे, मान लीजिए कि फुटबॉल प्लेयर ने उसको गोल की तरफ हिट किया तो वो गोल कीपर की तरफ जाने लगेगा वो बॉल. द प्लेयर हैड अप्लाइड द फोर्स ऑन द फुटबॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन. उस प्लेयर ने उस फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई किया ताकि उस बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए. अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग कार. फोर्स मूविंग कार का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. इन द गेम ऑफ कैरम व्हेन वी टेक अ राउंड रिबाउंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर चेंजेस. जब हम कैरम का गेम खेलते हैं तो जब हम स्ट्राइकर को बहुत ज़ोर से मारते हैं जिससे कि वो आगे जाके फिर जो वो लकड़ी होती है उसे टकरा के वो रिबाउंड हो जाती है. इट इज़ बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एक्स्ट्रा द फोर्स ऑन द स्ट्राइकर. ये इसलिए होता है क्योंकि कैरम बोर्ड का जो एज है, जो वो लकड़ी थोड़ी सी उठी हुई होती है ना कैरम बोर्ड के चारों तरफ, वो जो एज होती है वो स्ट्राइकर में फोर्स देती है और स्ट्राइकर उस फोर्स की मदद से दोबारा पिच की ओर आने लगता है. From the above example, we have noticed by applying force we can change the direction of moving object. ये जो एग्जाम्पल है उससे हम समझ सकते हैं कि फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स का हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. द फोर्स अप्लाइड बाय द लेडी चेंज द शेप ऑफ डो इनटू राउंड चपाती. जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो तब आप देखिएगा कि वो एक लोइये को, आटे के लोइये को उस पर फोर्स अप्लाई करके बेलन से बेल कर उसको गोल चपाती बना देती हैं, गोल रोटी बना देती हैं. उस समय आपकी मम्मी उस आटे के लोहे पे
फोर्स लगा रही हैं उसे चपटा करने के लिए। when you squeeze toothpaste tube to take out toothpaste in the morning, its shape changes। जब आप मॉर्निंग में दांत ब्रश करने के लिए जाते हैं तो आप जो ट्यूब है जिसमें टूथपेस्ट होता है उसे प्रेस करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं अपने हाथों से। तो जहाँ पे आप प्रेस कर रहे हैं आप वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे जो शेप है ट्यूब का वो चेंज हो गया है, क्योंकि आपने वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। Similarly, when you squeeze a tomato, it gets squeezed। उसी तरीके से जब आप एक टमाटर को अपने हाथों में स्क्वीज़ करोगे ताकत से तो वो स्क्वेज्ड हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो पिचक जाएगा। ऑल्सो when you apply force to a piece of chalk during writing, जब आप लिखते समय चौक पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाता है पीसेस में। What happens when a thin sheet of metal is harmed again and again? Okay. Contact and non-contact forces. Now we know that we cannot see the force itself। हम अब जानने लगे हैं कि हम फोर्स को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि इसके इफ़ेक्ट्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। These effects are produced बाय द फोर्सेस ऑफ पुल और पुश। ये जो इफ़ेक्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फोर्सेस से जिन्हें हम बोलते हैं पुल या फिर पुश। इन ऑल काइंड ऑफ पुशेस और पुल वी मस्ट अप्लाई द फोर्स ऑन बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू सम कनेक्टर। हम किसी भी चीज़ पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर हम फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं, या तो उस पर हम डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर किसी और चीज़ की मदद से अप्लाई करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं कनेक्टर, जो कि कनेक्ट करता है उस फोर्स को। कुछ समय जो फोर्स है वो एक डिस्टेंस से भी काम करता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब फोर्स अप्लाई होता है फिजिकली, जब हम फिजिकली डायरेक्टली किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। जैसे कि साइकिलिंग, पुशिंग या फिर पुलिंग, मतलब कि टेबल के ड्रॉअर को पुल करना, किसी बॉल को हिट करना, किक करना, ये सब जो एग्जांपल हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो 3 पार्ट में है, उसे हम ऐसे जान सकते हैं: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड विदाउट डायरेक्ट और विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बिना डायरेक्टली उस चीज़ को छुए, हम फिजिकली उस चीज़ को छू नहीं रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द ऑब्जेक्ट दे आर ओके। फॉर एग्जांपल, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल फ्रॉम अ डिस्टेंस। एग्जांपल के लिए एक लोहे का चुंबक लोहे की कीलों को अट्रैक्ट कर सकता है थोड़े से डिस्टेंस से भी, उस पर हम डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहे हैं ना। मैग्नेटिक फोर्स इज देयर फॉर अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारी धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि सभी अर्थ की सभी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसमें हम इंसान और अदर ऑब्जेक्ट शामिल हैं, और साथ में हमारा पर्यावरण भी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण हम देख सकते हैं: मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन पुल टाइनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि छोटे छोटे सूखे पेपर को भी खींच सकता है, उसे भी हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, उसे हम कैसे डिवाइड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के और उनके सोर्स पे के बेसिस पे।
सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस है जो कि हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। पहला है हमारा मस्कुलर फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। वो फोर्स जो कि हम अपनी बॉडी से अपनी बॉडी के मसल से अप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल के लिए जब हम स्कूल का बैग लिफ्ट करते हैं, आप उस समय पे अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं। अपने आर्म पे आप स्ट्रेंथ डालते हैं उस बैग को उठाने के लिए, अपने मसल को आप यूज़ करते हैं, फोर्स लगाते हैं उस बैग को लिफ्ट करने के लिए। और जब आप बैग को नीचे रखते हैं तब आप मसल्स को रिलैक्स करते हैं। वी नीड टू अप्लाई सच मस्कुलर फोर्स ऑल द टाइम। हमें इस तरीके की फोर्स जो है, मस्कुलर फोर्स जो है वो हमें बहुत सारे समय पे यूज़ करना पड़ता है। लाइक हम हमेशा ही ऐसी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं टू चीज़ों को पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। टू स्क्वीज़ वाटर आउट ऑफ वेट क्लॉथ, हम गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए भी ये फोर्स का यूज़ करते हैं। खाना चबाने के लिए और चलने के लिए, दौड़ने के लिए। जो एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं ये भी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए बहुत से तरीक़ों से। ऑक्सन यूज़ मस्कुलर फोर्स टू पुल अ बुल कार्ट। जो बैले होते हैं वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं बैलगाड़ी को खींचने के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से जो कैमल होते हैं वो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं लोगों को कैरी करने के लिए और अदर लोड्स को कैरी करने के लिए, और उन्हें डेजर्ट में दूसरी ओर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इलास्टिक फोर्स, when we stretch, twist और bend certain object like a spring, जब हम कुछ certain object हैं जैसे कि स्प्रिंग, रबर, स्पॉन्ज, इनको हम ट्विस्ट करते हैं, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, इनको हम बेंड करते हैं, तो इनका जो शेप है और साइज़ है वो चेंज होता है। जो द फोर्स विच एक्ट इज, जो फोर्स होता है उसके बीच में, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। सम एग्जाम्पल आर ट्विस्टिंग ऑफ बेड क्लोथ्स। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गीले कपड़ों को ट्विस्ट करना, घुमाना, पुलिंग और स्ट्रेचिंग स्प्रिंग फ्रॉम बोथ एंड। किसी स्प्रिंग को दोनों एंड से पुल करना, खींचना या फिर स्ट्रेच करना, या फिर किसी स्पॉन्ज को प्रेस करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि किसी वो फोर्स जो कि एक्सट्रैक्ट होती है किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक डिस्टेंस से काम करता है, इसलिए हम उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, the force acting between two surface in contact and tending to oppose motion is called frictional force। वो फोर्स जो कि दो सरफेस के बीच में काम करता है और उनका जो मोशन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड विच सोज डाउन द टॉप। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो स्लो कर देती है या फिर उसे स्टॉप कर देती है। कि व्हाट हैपन व्हेन यू रोल अ रबर बॉल अलॉन्ग अ सरफेस। क्या होगा जब आप एक रबर बॉल को सरफेस के अराउंड रोल करोगे, कुछ सेकंड के बाद जो वो बॉल है वो स्लो हो जाती है और फिर वो रुक जाती है। द रोलिंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जो रोलिंग बॉल है वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टॉप द मूवमेंट ऑफ रोलिंग बॉल। जो सरफेस है बॉल का और जो सरफेस है अर्थ का, वो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है जो कि वो उस बॉल की मूवमेंट को रोक देती है। द सरफेस ऑफ अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन बॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। जो अर्थ की जो सरफेस होती है वो उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि वो स्लो होती है और फिर वो रुक जाती है।
फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो उस समय भी काम करता है जब आप चलते हैं। आप चलते चलते जब रुकने की कोशिश, मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं तो आप एकदम से नहीं दौड़ते, आप पहले स्लो होते हैं और फिर रुकते हैं, इसमें भी फ्रिक्शन का यूज़ होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसके टायर और अर्थ के सर्फेस के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेस हीट, फ्रिक्शन से गर्मी भी पैदा होती है। जब आप अपने हाथ को, आप अपनी हथेलियों को आपस में रब कीजिए, आप जब रब करेंगे तो उसके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कि वो दोनों देखना हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी। किस वजह से? फ्रिक्शन फोर्स के वजह से। फ्रिक्शन के वजह से due to friction the surface of object veered away, the bottom of your shoe, the type of a tire of a vehicle, हमारे शूज़ का बॉटम, व्हीकल के टायर या फिर पेडल या फिर स्टोन, ये सब जो होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है हमें वॉक करने में हेल्प करता है। जब आप वॉक करते हैं तो उस समय पे ग्राउंड के और आपके पैर के बीच में फ्रिक्शन होता है, ये आपको गिरने से रोकता है। फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू राइट, फ्रिक्शन ही आपको हेल्प करता है राइट करने में। जब आप लिखते हैं तो उस समय पे पेन के और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है जो कि हेल्प करता है राइटिंग लिखने में। कभी आप किसी ऐसे पेपर पे लिखने की कोशिश कीजिएगा जिस पे कि ऑयल गिरा हुआ है, आपका जो पेन है वो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि ऑयल के वजह से जो फ्रिक्शन होता है पेपर का वो रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग द सरफेस रफ, हम किसी सरफेस को रफ या फिर खुरदरा बनाकर उस का जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसे हम कम भी कर सकते हैं अगर हम सरफेस को स्मूथ बना दें। फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं अगर हम सरफेस को स्मूथ बना दें। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने ये बात ऑब्ज़र्व करी होगी कि जब जो फल हैं वो टूटते हैं तो वो पेड़ से नीचे की ओर गिरते हैं ग्राउंड पे। जब आप किसी बॉल को गिराते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है ग्राउंड पे। सो देयर मस्ट हैव बीन सम फोर्स, तो मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना जो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा है। ये जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। यही वो फोर्स है जिसकी मदद से जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है, जिसे कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सभी ऑब्जेक्ट जब हम उन्हें नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो फ्रीली नीचे की ओर ही गिरते हैं। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने से रोकती है। आप कभी भी किसी भी बॉल को अपने हाथ में लीजिएगा और फिर उसे छोड़ दीजिएगा, आप हमेशा देखेंगे कि वो जो बॉल है हमेशा नीचे की ओर ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगा। When a ball is dropped, अगर हम किसी बॉल को थोड़ी सी हाइट पे ले जाके, मान लीजिए कि आपने एक बॉल लिया, उसको छत पे से ले जाके छोड़ा, तो नीचे आते आते उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। ये जो स्पीड है ये इसलिए तेज़ हो जाती है क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, उसकी जगह पे अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकें तो ऊपर जाते जाते उसका स्पीड कम हो जाता है और फिर अर्थ की ग्रेविटी उसे खींचती है और बॉल फिर एक समय पे जाके एक पॉइंट पे जाके फिर वो नीचे आने लगती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट विद लार्जर मास हैव अ लार्जर फोर्स, मतलब कि जिसमें ज़्यादा मास होता है, जिसमें ज़्यादा भार होता है, जिसमें ज़्यादा वजन होता है, उस पर फोर्स ज़्यादा वर्क करता है। देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट विद मोर मास विल हैव मोर वेट, मतलब कि इसी के लिए मास मतलब उस बॉडी का वेट, उसका स्ट्रक्चर, तो इसलिए अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा और उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा।
The force by which earth attracts a body is called weight of the body. वो फोर्स जो कि बॉडी पे अप्लाई होता है, सॉरी, वो फोर्स जो कि अर्थ अफेक्ट करता है बॉडी पे, उसे हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ. वी मेज़र वेट विथ अ डिवाइस नोन एज स्प्रिंग बैलेंस. हम वेट मेज़र करते हैं एक डिवाइस से जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस. मास ऑफ बॉडी इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम. बॉडी का मास हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं. whereas weight is measured in Newton or kilogram force or kilogram weight. कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ऑल्सो अफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी होती है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट करती है. स्पेस क्राफ्ट मूव्स बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के पार चले जाते हैं. वाइल अ बॉल थ्रोन हाई इन एयर कम बैक. जबकि एक बॉल जिसे हमने बहुत ही ऊंचा हवा में फेंका है वो वापस आ जाता है. The electrostatic charges attract the pieces of paper with a force which is called electrostatic force. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो पेपर के पीसेस को अफेक्ट करता है, जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आप एक छोटा बलून लीजिएगा, उसको इन्फ्लेट कीजिएगा और नेक्स्ट आप उसे रब कीजिएगा अपने फोरहेड पे कुछ समय के लिए. अब उसे बॉल के अगेंस्ट रखिएगा, वो जो बलून है वो उस दीवार पे चिपक जाएगा. ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. मैग्नेटिक फोर्स. आपने ये देखा होगा कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन नेल्स को, पिंस को या फिर चाबी को या अदर ऑब्जेक्ट जो कि आयरन या फिर आयरन के बने होते हैं जैसे कि स्टील, निकेल या कोबाल्ट, उनको अट्रैक्ट करता है. अ मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर मैग्नेट. एक जो मैग्नेट होता है वो दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है या फिर उन्हें रिपेल करता है. द फोर्सेस एसोसिएट विद मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. वो फोर्स जो कि मैग्नेट से एसोसिएट होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक डिस्टेंस से एक्ट करता है. देयरफॉर इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसीलिए ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. मैग्नेट कॉज फोर्स इन द एरिया अराउंड दैम. जो मैग्नेट होता है वो अपने चारों ओर एरिया पे एक फोर्स अप्लाई करता है. द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड मैग्नेट इज कॉल्ड. वो एरिया जो कि जहाँ तक उस मैग्नेट का फोर्स अप्लाई होता है उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. वी कैन नॉट सी मैग्नेटिक फील्ड. हम अपनी आंखों से मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है. द अर्थ ऑल्सो हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. हमारे अर्थ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. इट इज़ सराउंडेड बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से सराउंडेड होता है. वी कैन यूज़ मैग्नेटिक कंपास टू सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. हम एक मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए. जब आप एक कंपास को अपने हाथ में लेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो एरो है वो हमेशा नॉर्थ की ओर जाता है, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स अर्थ का ज़्यादा होता है. स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर वेट ऑफ अ बॉडी. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी बॉडी की वेट को नापने के लिए. द ऑब्जेक्ट वी वेट इज़ अटैच्ड टू द हुक ऑफ स्प्रिंग. हमें जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट नापना है वो जो स्प्रिंग है उसके हुक से लटका दिया जाता है, जो कि वर्टिकली उसमें वर्टिकली जुड़ा रहता है. और फिर जो वो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. और फिर जो उसका पॉइंटर होता है वो डाउनवर्ड स्लाइड होता है जो कि स्केल में इनग्रेव रहता है. उससे हम जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने हुक से लटकाया है उसका हम वेट देख सकते हैं स्केल पे. थैंक यू स्टूडेंट. होप वी विल मीट सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके. और आपको जो ये वीडियो के बाद जो PDF फॉर्मेट शेयर किए जा रहे हैं उन वीडियो से आप उन PDF फॉर्मेट से आप आपके नोट्स तैयार कर लीजिएगा. और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप स्कूल टाइम में स्कूल आकर उन्हें क्लियर कर सकते हैं.
Please do cooperate with us in this COVID-19 crisis. Stay home, stay safe. Take care. Regards, Ankita Jha.